साथियों नमस्कार। मिसाल एकेडमी के ऑनलाइन क्लास में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और ये आशा करते हैं दोस्तों हम कि आप लोग पढ़ रहे होंगे ठीक ठाक, पढ़ाई लिखाई आपकी चल रही होगी, किसी प्रकार की कोई दुविधा में नहीं होंगे आप लोग, अपने टारगेट के प्रति आप समर्पित होंगे, बढ़ रहे होंगे। मित्रों, आज हम लोग विज्ञान का टॉपिक कवर करेंगे। विज्ञान में पाचन तंत्र पढ़ेंगे और आपको पता है कि पाचन तंत्र का एक 20-22 मिनट का वीडियो पीछे बन चुका है जिसमें पाचन तंत्र का एकदम आधार बताया गया है। पाचन तंत्र का आधार बताया गया है। यदि यह वीडियो आप देखेंगे, ठीक है, पिछला वीडियो देख कर के इस वीडियो को देखेंगे तो शायद बहुत बेहतर आपको समझ में आ जाएगा पाचन तंत्र। और पाचन तंत्र के बारे में हम आपको एक बार मित्रों बार बार बताते हैं कि पाचन तंत्र पूरे जीव विज्ञान का एक सार है। सार इसलिए कि अगर जीव विज्ञान से 10 प्रश्न पूछा तो कम से कम 2 से 3 प्रश्न आपसे कहाँ से पूछेगा? पाचन तंत्र से पूछेगा। तो पाचन तंत्र वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके जीव विज्ञान का। इसलिए पाचन तंत्र को वैसे ही पढ़ना, वैसे ही हजम करना जैसे आप किसी भोज्य पदार्थ को हजम करना चाहते हैं, एकदम अच्छी तरीके से। तो पाचन तंत्र की हम लोग हेडिंग डालते हैं, पाचन तंत्र प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, पाचन तंत्र, पाचन तंत्र क्या होता है? सबसे पहले चीज हम लोग जानते हैं पाचन क्या होता है। आपको हमने बताया हुआ है कि पाचन वह प्रक्रिया होती है जिसमें जल और एंजाइम के सहयोग से भोज्य पदार्थों के जो हमारे भोज्य पदार्थ होते हैं उनको सरल अणु में बदलने की प्रक्रिया ही पाचन कहलाती है। और पाचन तंत्र क्या होता है? तो इस पाचन की प्रक्रिया में जितने तंत्र भाग लेते हैं उनको पाचन तंत्र कहा जाता है। क्लियर हुआ? पाचन तंत्र कहा जाता है। अब पाचन तंत्र में, तंत्र का मतलब सिस्टम होता है। जैसे एक इंजन में विभिन्न प्रकार के पार्ट्स लगे होते हैं, सेम वही कंडीशन हमारे पाचन तंत्र की होती है। जैसे एक आटा की चक्की में कई पार्ट्स लगे होते हैं, कुछ मुख्य पार्ट्स होते हैं, कुछ सहयोगी पार्ट्स होते हैं। सेम वही कुछ हमारे पाचन तंत्र में होता है। पाचन तंत्र को एक आटा की चक्की आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब पाचन तंत्र में भी 2 भाग हो जाएगा। एक हो जाएगा मुख्य पाचन तंत्र, यानी जो मुख्य भूमिका निभा रहा है, और दूसरा हो जाएगा सहयोगी पाचन तंत्र। तो एक छोटा सा हम लोग चित्र यहाँ बना लेते हैं और चित्र के पश्चात हम लोग समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। चित्र और थोड़ा इधर बनाते हैं। चित्र हम लोग यहाँ बनाते हैं, ऐसे करके बनाते हैं। ये बना लिए, ये हो गया मुख, ऐसे बनाते हैं। ये हो गया अमाशय। अब अमाशय से ऐसे निकली होती है छोटी आंत होती है, छोटी आंत, ठीक है। अब छोटी आंत के पश्चात ऐसे जुड़ी हुई एक संरचना होती है जो कि बड़ी आंत कहलाती है। बड़ी आंत कहलाती है जो कि देखिए, ये देखो, ऐसे हम इसको डबल कर दे रहे हैं, अच्छे से बनाने का प्रयास करते हैं थोड़ा सा कि चित्र ज़्यादा समझ में आ जाए। दोस्तों, ये जो बना रहे हैं ये छोटी आंत है और छोटी आंत से ही समझ लीजिए ऐसे जुड़ी हुई एक बड़ी आंत होती है। ये पूरा समझ लीजिए चित्र है हमारे पाचन का। ये हो गया अमाशय, ये हो जाएगा अमाशय, ये हो जाएगा छोटी आंत, और ये हो जाएगा बड़ी आंत, और ये हो जाएगा मुख, ठीक है। अब दोस्तों, अब इतना हमारा पाचन तंत्र हो गया। अब हम देखते हैं पाचन तंत्र में 2 प्रकार के तंत्र लगे होते हैं। एक होता है मुख्य पाचन तंत्र, एक होता है मुख्य पाचन तंत्र, एक होता है मुख्य पाचन तंत्र, एक होता है सहयोगी। दोनों देख लेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा ऐसे। अब देखिए, मुख्य पाचन तंत्र में क्या होता है दोस्तों? हम लोग पहला देखते हैं आहार नाल। आहार नाल, आहार नाल क्या होता है? यह लगभग 9 मीटर लंबी संरचना होती है। आहार नाल को आप समझ लीजिए, ये मुख से ले करके और मुख से ले करके ऐसे आती है और पूरा यहाँ तक आती है।
यहाँ तक आती है, यानी आहार नाल 9 मीटर लंबी होती है। ये कहाँ से कहाँ तक होती है? तो मुख से एनस यानी गुदा तक होती है, मुख से गुदा तक होती है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक होता है आहार नाल। ठीक है, आहार नाल क्लियर हुआ। अब दूसरा पाचन तंत्र हो जाता है, दूसरा हो जाता है ग्रास नाल। ग्रास नाल या हम लोग इसको ग्रास नली भी बोलते हैं, ग्रास नली। यह लगभग 10 सेंटीमीटर की होती है, 10 सेंटीमीटर की होती है और यहाँ कोई पाचन वाचन नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या करती है? ये जो आपके गले वाला भाग है, गले का भाग, ये यानी आपके यहाँ से लेकर के और यहाँ तक अमाशय तक का जो पूरा सिस्टम आता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रास नाल या ग्रास नली। तो आहार नाल और ग्रास नाल में अंतर समझे रहिएगा। ये होता है ग्रास नाल और पूरा होता है आहार नाल। फिर अगला आता है दोस्तों, तीसरा पाचन तंत्र में क्या होता है? तीसरा आता है अमाशय। अमाशय, ठीक है, अमाशय 30 सेंटीमीटर इसका कुल व्यास होता है। 30 सेंटीमीटर अमाशय का व्यास होता है। ये जो हम लोग देख रहे हैं ये अमाशय है। कभी आप ढेर सारा पानी पी करके देखिएगा, यहाँ ये वाला सीने के जस्ट नीचे हल्का सा फूल जाता है, वो उसमें फैलाव आ जाता है। तो ठीक है, अमाशय हो गया। अमाशय के बाद यहाँ भी भोजन पचता है, यहाँ भोजन पचता है। अभी इसका विस्तार करते हैं हम लोग। अमाशय के बाद हो गया छोटी आंत, हो गया छोटी आंत। यह बैगनी रंग की रचना होती है, बैगनी रंग की रचना होती है, जो लगभग 22 फीट लंबी होती है। इसकी लंबाई दोस्तों 22 फीट होती है। और उसके बाद में अगला आता है बड़ी आंत। बड़ी आंत आता है, यह लगभग 5 फुट लंबी होती है और लाल कलर की होती है। ठीक है, अब एक बात आप यहाँ देखिएगा, पाचन हमारे मुख में भी, यहाँ भी पाचन होता है, यहाँ होता है और यहाँ होता है। पाचन की प्रक्रिया यहाँ होती है। ना तो पाचन की प्रक्रिया यहाँ होती है और ना ही पाचन की प्रक्रिया यहाँ होती है। हमने आपको बताया है पाचन की जो पूरी प्रक्रिया होती है वह 5 चरण में होकर के गुजरती है। पहला होता है अंतःग्रहण। अंतर्ग्रहण, जब हम लोग भोजन को मुख में रखते हैं, मुख में रखना ही अंतःग्रहण यानी अंदर ग्रहण, अंदर ग्रहण, अंतःग्रहण। उसके बाद में हम लोग कहते हैं पाचन। उसके बाद में पाचन होता है। भोजन के 5 चरण, अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और मल का परित्याग या बहिर्गमन। ये 5 चरण होते हैं और यहीं से पाचन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, यहाँ आएगी। छोटी आंत में पाचन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है और यहीं पे अवशोषण भी होता है। फिर मल जो अवशिष्ट पदार्थ बनता है वो आ जाता है बड़ी आंत में और बड़ी आंत में मलाशय में एकत्र होकर के बाहर हो जाता है। यानी आपने देखा कि ये मुख्य पाचन तंत्र होते हैं, मुख्य पाचन तंत्र होते हैं। और सहयोगी पाचन तंत्र, सहयोगी में हम लोग देखते हैं लीवर, यकृत यानी लीवर को देखते हैं, अग्न्याशय को देखते हैं, अग्न्याशय, और लार ग्रंथियां भी इसी में आती हैं। ठीक है, ये तीनों सहयोगी हैं, क्योंकि ये जब आटा की चक्की चलती है, ये सब चलते हैं, ये सब अपना कार्य करते हैं, तो ये लोग समय समय पे रस भेजते हैं। यकृत से पित्त रस निकलेगा, अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस निकलेगा और लार से एंजाइम निकलेगा। ठीक है, जैसे मिक्सी में कोई कठोर पदार्थ पीसने के लिए हम लोग लिक्विड मिला देते हैं तो बढ़िया पीस उठता है, सेम वही कंडीशन पाचन तंत्र की होती है। इन सबको लिक्विड बढ़िया बना बना के ये सब लिक्विड प्रदान करते रहते हैं और पाचन तंत्र जबरदस्त काम करता रहता है। तो अब हम लोग थोड़ा सा एक एक करके और आगे देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको मिटाते हैं। आप इसको चाहें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, पाचन तंत्र में सहयोगी पाचन तंत्र और मुख्य पाचन तंत्र। मुख्य में ये हो गया, सहयोगी में ये हो गया और ये संरचना हो गई। अब ठीक है, इसको मित्रों हम मिटाएंगे और
आगे बढ़ेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका ले सकते हैं, हम हट जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो शायद ज़्यादा समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, अब हम मिटाते हैं। अब मिटा करके एक एक देखते हैं कि पाचन कैसे होता है। मुख में पाचन, अमाशय में पाचन, छोटी आंत, बड़ी आंत, सबको अब हम लोग थोड़ा सा विस्तार से देखेंगे। ठीक है, अब पहला आप हेडिंग डालिए, मुख में पाचन। ठीक है मित्रों, एक बात बार बार कहते हैं, यदि हमारा प्रयास आपको सही लग रहा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और आगे हमारे प्रयास को बढ़ाइए। और हम विश्वास दिलाते हैं जितनी प्रतिबद्धता हो सकती है शिक्षा के प्रति समर्पण हम दिखाते रहेंगे। आप भी दिखाइए। हम लोग मिल करके एक ऐसा कारवां बनाते हैं और एक दिन हिंदुस्तान को विश्व पटल पे उस रूप में रखना है जिस रूप में पहले कभी ये था। यानी पहले का मतलब ये मुगल काल और गुलाम काल मत देखना, आपको देखना वैदिक काल, जब क्या हमारे वेदों की रचना हुई थी और सर्वश्रेष्ठ कृतियां हैं, जब हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठ करके ही बता देते थे कि पृथ्वी चंद्रमा का और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। गुरुत्वाकर्षण बल, बहुत सी बातें जो बता दी गई हैं वो आज यहाँ लोग खोज कर रहे हैं। तो हमारा वो जो गौरव है उसको हम ही आप वापस ला सकते हैं। तो अच्छे से लगे रहिए, पूरे मनोयोग से लगे रहिए। और एक बात हमारी नोट करिए, सिर्फ नौकरी पाने के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, सिर्फ नौकरी पाने के लिए नहीं पढ़ना चाहिए। हम एक मनुष्य हैं और मनुष्य सबसे सभ्य प्राणी होता है, सबसे बुद्धिमान प्राणी होता है। तो इतनी कैपेसिटी अपने अंदर बिल्ड करिए, इतनी कैपेसिटी अपने अंदर बनाइए कि जहां आप खड़े हो वहां 4 लोग आपको सुनने के लिए मजबूर हो जाएं। ये हमारा आपको संदेश है। हमारे प्रयास को भी आप आगे बढ़ाइए, लाइक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, तभी तो हमारा प्रयास दोस्तों आगे बढ़ेगा। तो एक बढ़ाए, एक को बढ़ाता रहेगा तो हमारा कारवां बहुत जल्द ही एक अच्छे रूप में आपके सामने होगा। तो हम लोग आगे देखते हैं। आगे यानी मुख में पाचन, मुख कहिए चाहे मुख गुहा कहिए, मुख में पाचन, मुख में पाचन हम लोग इसको देखते हैं। अब आपको पता है कि जैसे हम लोग मुख में रोटी का टुकड़ा या भोजन का कोई पदार्थ रखते हैं, आप अभी महसूस करिए कि हम रोटी का टुकड़ा तोड़ रहे हैं और आपके मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है, मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है। कुछ चीजें होती हैं कि हम देख करके ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है। चूंकि ये जो लार ग्रंथियां होती हैं ये सीधा टच होता है, कहां से? दिमाग से टच होता है और दिमाग कहता है कि जाइए आपका काम प्रारंभ हो गया। ठीक है, तो आप जैसे हम लोग खाते हैं, एक रोटी का टुकड़ा मुख में रखते हैं। अब आप खुद बताइए, रोटी का टुकड़ा मुख में रखने के पश्चात यदि आप सोचें कि नहीं रोटी का टुकड़ा तो हमने मुख में रख लिया है, पाचन नहीं करेंगे हम, यानी इसको पचने नहीं देंगे हम, तो क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ये प्रकृति की खूबसूरती है कि स्वतः वो लोग एक्टिव हो जाते हैं और आ करके लार में पूरे भोजन को मिला देते हैं और वही क्या करता है? वही धीरे धीरे पाचन की प्रक्रिया शुरू कर देता है। इसीलिए तंबाकू खाने वालों के पाचन में प्रॉब्लम आती है। क्यों? क्योंकि वो तंबाकू खाते हैं तो जितना उनका एंजाइम है, लार है, तंबाकू के थूकने के साथ सब निकल जाता है और उनके पाचन में प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो हम देखते हैं मुख में पाचन। अब आपको पता है मुख में भोजन रखते ही पाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। हम लोग देखते हैं मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां, 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, लार ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां, 3 जोड़ी कितना मतलब हो गया? यानी 6 लार ग्रंथियां मुख में पाई जाती हैं। ठीक है, अब दोस्तों इस लार ग्रंथि में से लार निकलेगी और आपको पता है कि लार में 99% पानी होता है और 1% एंजाइम होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग मित्रों एक दिन में हम लोग कितना लार निकालते हैं? एक दिन में प्रति मनुष्य एक दिन में ये पॉइंट नोट करिएगा, एक दिन में लगभग 1.5 लीटर लार निकलती है। ठीक है, एक दिन में लगभग 1.5 लीटर लार निकलती है। दूसरा पॉइंट हम लोग लिखेंगे, लार अम्लीय होती है।
अम्लीय होती है। ठीक है, लार अम्लीय होती है। इसका पीएच मान जो होता है वो 6.5 होता है। ये सब प्रश्न कई बार आ चुका है कि एक मनुष्य कितना लार निकालेगा एक दिन में, तो 1.5 लीटर निकालेगा। और इसका स्वभाव क्या होता है, अम्लीय होती है कि क्षारीय होती है कि उदासीन होती है। आपको हम बता दें, जिसका पीएच मान 7 होता है वह उदासीन होता है, ना तो अम्लीय होगा ना तो क्षारीय होगा। और जैसे 7 के ऊपर जाता है, 7 के ऊपर यानी 8 हो गया, वैसे यह क्या हो जाता है, क्षारीय हो जाता है। जैसे हम लोग पढ़ेंगे ब्लड अपना क्षारीय होता है। और जैसे हम लोग इसको पीएच 7 से कम यानी मान लो 6 आ जाता है तो यह अम्लीय हो जाता है। तो पीएच मान क्या बताता है, किसी भी पदार्थ का अम्लीय और क्षारीय होना बताता है। ठीक है, तो इसका पीएच मान 6.5 होता है, इसलिए यह अम्लीय होता है। ठीक है, एक बात हम लोग और देख लें कि लार में, एक बात और देख लें, लार में 99% जल और 1% एंजाइम पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा कि 1% एंजाइम पाया जाता है और 99% जल पाया जाता है। अब एंजाइम क्या होता है हम अभी आपको बता रहे हैं। अगला पॉइंट इसके बारे में दोस्तों हम लोग लिख लें। एक बात, एक ग्रंथि, 6 ग्रंथि होती है, लेकिन एक ग्रंथि हम लोग याद कर लेते हैं, पैरोटिड ग्रंथि। ठीक है, पैरोटिड ग्रंथि आप याद कर लीजिएगा, पैरोटिड ग्रंथि। देखो दोस्तों, पैरोटिड ग्रंथि के बारे में हम आपको बता दें, पैरोटिड ग्रंथि मुख में पाई जाती है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, यह नाम आप याद रखिएगा, पैरोटिड ग्रंथि। ठीक है, पैरोटिड ग्रंथि मुख में पाई जाती है। और कभी कभी देखिए हम लोग कहते हैं गलसुआ हो गया है, गाल सूज जाता है, गले के पास सूज जाता है, तो हम लोग बोलते हैं गलसुआ हो गया है। तो इसी पैरोटिड ग्रंथि में यदि संक्रमण हो जाता है तो यही ग्रंथियां सूज जाती हैं, फूल जाती हैं, स्वेलिंग आ जाती है, तो उसी को हम लोग कहते हैं गलसुआ रोग हो गया है। ठीक है, तो पैरोटिड ग्रंथि आप याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों एंजाइम पे आते हैं। ठीक, अब इसको हम मिटा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले करके इसको सेव कर सकते हैं, नहीं तो आप नोट कर लिए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, और नोट नहीं भी किए होंगे तो आप एक बार 2 बार वीडियो को रिवीजन करेंगे तो एकदम साफ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग एंजाइम पे आते हैं। अब इसको मिटा के हम लोग मित्रों एंजाइम देख लें। एंजाइम क्या होता है, एंजाइम के बारे में हमने आपको पहले भी बताया है कि एंजाइम एक जैव रासायनिक पदार्थ होता है जो प्रोटीन का बना होता है। एंजाइम एक जैव रासायनिक पदार्थ होता है। एंजाइम क्या होता है, एंजाइम यह जैव रासायनिक पदार्थ होता है, जैव रासायनिक। ठीक है, जैव रासायनिक पदार्थ होता है जो प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन से बनता है और पाचन में सहयोगी होता है, पाचन में सहयोगी होता है। एंजाइम के बारे में आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, एंजाइम रासायनिक पदार्थ है, प्रोटीन से बना है और पाचन में सहयोगी होता है। अब यहाँ पे हम लोग एक बात और देख लेते हैं, तो मुख में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो मुख में दोस्तों 2 प्रकार का एंजाइम पाया जाता है। पहला इसमें होता है, दूसरा होता है लाइसोसोम कह लीजिए, चाहे लाइसोजोम कह लीजिए, और दूसरा होता है टायलिन होता है। ठीक है, ऐसे आप बना लीजिएगा। आपसे पूछेगा कि मुख में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो मुख में टायलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, यानी मुख की लार में टायलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, और लाइसोसोम पाया जाता है। राइजोसोम नहीं, लाइजो, इसको याद रखिएगा, नहीं आप कुछ दूसरा समझ लें। अब टायलिन क्या करता है मित्रों, ये स्टार्च का पाचन करता है, स्टार्च का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ठीक है,
जितने कार्बोहाइड्रेट होंगे, मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, डाइसैकेराइड, सबका पाचन होता है। तो अभी हम लोग कार्बोहाइड्रेट नहीं पढ़ रहे हैं, बस यहाँ हमको ये ध्यान देना है कि मुख में भोजन आते ही कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ हो जाता है और किसी चीज का प्रारंभ नहीं होता है। आपसे पूछ ले, प्रोटीन का प्रारंभ नहीं, वसा का पाचन नहीं, वसा का पाचन और प्रोटीन का पाचन आकर के आमाशय में होता है, ना कि मुख में। यहाँ केवल कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है और कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है? तो टायलिन नामक एंजाइम करता है। क्लियर? अब लाइसोजाइम का कार्य क्या होता है? इसे मुख का शक्तिमान कहते हैं, इसे मुख का शक्तिमान कहते हैं, शक्तिमान कहते हैं। जैसे आप कभी हाथ धुले जल्दबाजी में भोजन, आप कोई कार्य कर रहे हैं और आपके घर वाले या आपके चाहने वाले या आपको भूख लग गई है और आपको लगा यार पानी की व्यवस्था तो है नहीं, चलो ठीक है थोड़ा सा हम भोजन कर लेते हैं, तो आप थोड़ा किनारे पकड़ के भोजन करना प्रारंभ करते हैं। तो आपको निश्चित रूप से ये जान लीजिए कि आपके हाथ में कीटाणु होगा, कीटाणु होगा ही होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, कीटाणु है तो कीटाणु है तो उसको रोकेगा कौन? आपने हाथ नहीं धुला, भगवान को पता था कि इंसान बहुत बिजी हो जाएगा, उसको हाथ धुलने का भी ठीक से अवसर नहीं प्राप्त होगा, इसलिए उसने क्या किया था? उसने शक्तिमान को भेज दिया था उसी लार में कि जाओ और जो छोटे मोटे कीटाणु होंगे उनको मार दीजिएगा। तो शक्तिमान, मुख के शक्तिमान को क्या बोलते हैं? अभी एक यहाँ से प्रश्न नहीं बना है, लेकिन बन जाएगा तो क्या करेंगे? इसको ये भी कह सकते हैं मुख का सुरक्षा गार्ड। सुरक्षा गार्ड होता है, लेके लट्ठ बैठा रहता है, लेके गोली ताड़ता है, आओ जैसे कीटाणु आएगा ताड़ से गोली मार देगा। यानी मुख में टायलिन और लाइसोजाइम पाया जाता है। इतना आप बात क्लियर है? क्लियर हो तो हम आगे बढ़ें। विश्वास है क्लियर हो गया होगा। ये मुख में पाचन के लिए इतनी जानकारी आपको देनी थी, हमने दे दिया है। ठीक है, इसको अवश्य याद रखिएगा। यदि इसको भूल भी जाएं तो टायलिन अवश्य याद रखिएगा और कार्बोहाइड्रेट को भूलना नहीं है आपको। और एक आपको बात बताएं, ठीक है, इसको मिटाते हैं हम। आप देखते होंगे कि जब हम रोटी का टुकड़ा मुंह में चबाते हैं, चबाते चबाते वो मीठा लगने लगता है। ठीक है, मीठा लगने लगता है तो क्या होता है? यही पाचन प्रारंभ होता है और लार सक्रिय हो जाता है। तो क्या होता है? पाचन प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं ग्रास नली में कोई पाचन होता ही नहीं है। आप ये देखिए, ग्रास नली में हम एक लिख देते हैं, ग्रास नली में पाचन, ग्रास नली में पाचन। ठीक है, में पाचन। दोस्तों यहाँ पाचन नहीं होता है, यहाँ पाचन नहीं होता है। आपसे एक प्रश्न पूछ ले कि किस अंग में पाचन नहीं होता है, तो ग्रास नली में पाचन नहीं होता है। इसमें म्यूकस नामक तरल पदार्थ निकलता है, तरल पदार्थ निकलता है। म्यूकस नामक तरल पदार्थ निकलता है जो भोजन को गीला करके और स्पीड में कहाँ? मुख से सीधा आमाशय में ला करके छोड़ देता है। आप कभी कभी देखिए, आप सूखी रोटी खाइए या कोई ऐसा भोज्य पदार्थ खाइए जिसमें पानी की मात्रा कम हो, तो वो भोज्य पदार्थ जा करके इस म्यूकस को सोख लेता है, और जब म्यूकस को सोख लेता है तो यहाँ भोजन अटकने लगता है और हम लोग दौड़ के पानी पीते हैं और जैसे लिक्विड पहुँचा वैसे भोजन नीचे पहुँच जाता है। हिचकी आने लगती है। हिचकी क्यों आने लगती है? क्योंकि इसी मार्ग से हमारी वायु आती जाती है, तो वायु का मार्ग अवरुद्ध होता है तो हमें हिचकी आने लगती है। ठीक है, आपने देखा ग्रास नली में पाचन नहीं होता है, इसमें म्यूकस नामक तरल पदार्थ निकलता है और ग्रास नली का चित्र ये है। यहाँ से लेकर के इसको हम लोग ग्रास नली बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक शब्द आता है ग्रसनी का। तो ग्रसनी और कुछ नहीं होता है। ग्रसनी जहाँ हमारे मुख और नाक की नलियाँ आपस में एक जगह मिलती हैं, उस बिंदु को हम लोग ग्रसनी कहते हैं। आप लोग वहाँ एक वाल्व लगा होता है। कभी कभी देखिए, हंसते और छींकते हुए भोजन करिए तो कभी कभी नाक से भी निकल आता है भोजन, तो वही ग्रसनी के पास कभी कभी पूछ लेता है, तो ग्रसनी के पास एक वाल्व लगा होता है। कभी कभी गलती से वो वाल्व खुल जाता है और भोजन नाक के रास्ते थोड़ा सा बाहर आ जाता है। तो इतना, बस इतना जानिएगा। अब हम लोग आते हैं अमाशय।
अमाशय में पाचन। मित्रों ये आपको शायद अगर किसी को लग रहा हो कि हम बहुत विस्तार से बता रहे हैं तो यही ठीक है, बहुत विस्तार नहीं है, आपके एग्जाम के नज़रिए से ही ठीक है। तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ाई करने का प्रयास करिएगा। अमाशय में पाचन। अब हम लोग आ गए बड़े खतरनाक स्थान पे जहां पर बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। ठीक है, यहां पाचन होता है, पाचन होता है। ठीक है, आपको हम बता चुके हैं 30 सेंटीमीटर लंबा होता है, तो यहां लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब आप एक बात और देखिएगा कि अमाशय लगभग यहाँ 3 से 4 घंटे भोजन रहता है, 3 से 4 घंटे भोजन यहाँ पर रुकता है। ठीक है, अगला बिंदु हम लोग इसमें देखें तो इसमें जठर ग्रंथि पाई जाती है, इसमें जठर ग्रंथि पाई जाती है जिसमें से जठर रस निकलता है। ठीक है, अब जठर रस निकलेगा तो जठर रस में क्या क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाएगा। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाएगा, इसमें पेप्सिन पाया जाएगा, पेप्सिन। ठीक है, रेनिन पाया जाता है। अब देखिए, अब पेप्सिन और रेनिन इसमें पाया जाता है। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है और रेनिन दूध में जो कैसीन होता है दूध का पाचन करता है। ठीक है, अब देखिए आपसे पूछ लेगा जठर रस कहाँ स्रावित होता है, तो अमाशय से जठर रस निकलता है। ठीक है, भोजन कितना? तो 3-4 घंटे अमाशय में रहता है, जठर रस निकलता है। ठीक है, अब जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, पेप्सिन पाया जाता है और रेनिन पाया जाता है। एक बात हम आपको बता दे रहे हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अब समझ लीजिए, बहुत खतरनाक होता है। ये किसी भी पदार्थ को पचाने में सक्षम होता है, किसी भी पदार्थ को पचाने में सक्षम होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को सड़ने से बचाता है, भोजन को सड़ने से बचाता है। यदि किसी प्रकार का कोई कीटाणु मुख के रास्ते अमाशय तक पहुंच गया है तो क्या करेगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसको छिन्न भिन्न कर देगा, नष्ट कर देगा। ठीक है, अब पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। रेनिन क्या करता है? दुग्ध का पाचन करता है। ठीक है, आपने देखा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन, रेनिन ये सब अमाशय से निकलते हैं और अमाशय में भोजन का पाचन काफी हद तक संपन्न कर देते हैं। अब आपसे एक प्रश्न पूछ ले कि अमाशय में पाचन हो जाता है, तो ठीक है, आपने देखा प्रोटीन का भी हो रहा है और यहाँ ये वसा का भी पाचन करता है, ये वसा का भी पाचन कर देता है। ठीक है, और भी यहाँ दो पदार्थ पाए जाते हैं, लेकिन आपको उसको जानने की आवश्यकता नहीं है। अब ठीक है, दूध का पाचन हो गया। एक बात हम आपको बता दें कि यह 12 वर्ष के पश्चात ये रेनिन जो है लगभग निकलना बंद हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, एक हम अमाशय यही आपको समझा दे रहे हैं। हम लोग कभी कभी बचपन में या अभी भी कहते हैं कि पेट में चूहा कूद रहा है, बोलते हैं ना, पेट में चूहा, पेट में ऐठन टाइप की होती है तो पेट में हम लोग बोलते हैं चूहा कूद रहा है। ठीक है, चूहा नहीं कूद रहा है, हम लोगों का एक टाइमिंग होता है भोजन करने का। यदि उस टाइम पे भोजन ना किया जाए तब वो दर्द होता है, उसको बात को समझिएगा। जैसे भोजन यहाँ से आता है, मान लीजिए रोटी का टुकड़ा है, ये रोटी का टुकड़ा आ गया। ठीक है, अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपको पता है निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकला और टारगेट यानी भोजन पे आया भोजन को पचाने के लिए। लेकिन उसने देखा कि यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं। क्यों? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपने टाइम पे निकल जाएगा। मान लीजिए आप डेली 10 बजे भोजन करते हैं तो 10 बजे के आसपास ऑटोमेटिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलने लगेगा और निकल करके तलाशेगा भोजन को, और जब भोजन नहीं मिलता हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को तो आता है वो यहाँ आ जाता है, यहाँ इसके चमड़े में आ जाता है, मांस पे आ जाता है। और आपको पता है जब मांस पे आ जाता है
तो आपको पता है ये क्षारीय पदार्थ होता है, सॉरी अम्लीय होता है, और बहुत चीज़ों को क्या करता है पचाने की क्षमता रखता है। तो धीरे धीरे चमड़े में चुनचुनाहट होती है, दर्द होता है, तो वही हम लोग बोलते हैं कि पेट में ऐंठन हो रही है, पेट में चूहा कूद रहा है। और जैसे हम लोग भोजन करते हैं तुरंत भोजन की तरफ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आ जाता है और अमाशय की दीवार को काटना बंद कर देता है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं टाइम पे भोजन करिए, अन्यथा सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अमाशय को आपने इतना देखा अमाशय के बारे में। ठीक, अब अमाशय के बारे में हमको नहीं लग रहा है, कुछ चीज़ बची। हाँ, कभी कभी हम लोग इनो पीते हैं, आप देखे होंगे इनो। तो इनो क्षारीय होता है और अमाशय में अम्लीय पदार्थ होता है। तो अम्लीय और क्षारीय मिल करके उदासीन हो जाते हैं। और आपको बता दें, शराब पीने वालों को पेप्टिक अल्सर हो जाता है। कौन सा अल्सर? पेप्टिक अल्सर हो जाता है। शराब पीने वालों को पेप्टिक अल्सर हो जाता है। पेप्टिक अल्सर हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये भी अम्लीय होता है, ये भी अम्लीय होता है और शराब भी अम्लीय होती है। तो जब पीते हैं तो अम्लीय अम्लीय मिल करके क्या होगा? सत्यानाश। तो धीरे धीरे पेप्टिक अल्सर बन जाता है और शराबियों को फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। तो अमाशय में पाचन संपन्न होता है। अब अमाशय से पाचन बढ़ेगा छोटी आंत की तरफ। ठीक है, अब हम लोग आते हैं छोटी आंत। अमाशय के बारे में आपने इतनी जानकारी देख लिया। अमाशय में किन किन चीज़ों का पाचन होता है? तो वसा का होता है, प्रोटीन का होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का पाचन यहाँ पर नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में ही होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे छोटी आंत में पाचन। छोटी आंत में पाचन। ठीक है, आंत में पाचन। अब बात को आप समझेंगे। छोटी आंत में पाचन, छोटी आंत यहाँ पे है। अब हमने देखा है कि यहीं पे क्या पाया जाता है? यहीं पे पाया जाता है यकृत या लीवर, हम लोग कहते हैं लीवर। ठीक है, आपको पता है कि मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर, पाया जाता है। और यहीं पे एक ऐसे करके रचना होती है जिसको हम लोग बोलते हैं अग्न्याशय। ठीक है, अग्न्याशय की रचना होती है यहाँ पे। अग्न्याशय ना दिख रहा होगा तो ऐसे आप समझ लीजिए अग्न्याशय यहाँ पर होता है, अग्न्याशय। ठीक, अब अग्न्याशय यहाँ होता है। तो अब जब यहाँ से भोजन अधपचा भोजन, पूरा तो पचता नहीं यहाँ पे, यहाँ से 3-4 घंटे पचने के बाद जब भोजन छोटी आंत में आ जाता है, छोटी आंत में, तो अब लीवर से निकलता है पित्तरस। और पित्तरस आ करके पित्ताशय में एकत्र हो जाता है और पित्ताशय में एकत्र होने के पश्चात एक नली के माध्यम से छोटी आंत में आ जाता है और पचाने में सहयोगी होता है। ठीक, अब अगला हम लोग देखते हैं। ये अग्न्याशय हो गया। अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस निकलता है। अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस निकलता है जिसे पूर्ण पाचक रस कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं लीवर। थोड़ा सा इसमें देख लें, लीवर जोड़ दें इसमें आपको। लीवर, इसमें से पित्त रस निकलता है। पित्त रस निकला जो कि क्या? सहयोगी होता है। ठीक है, अब उसके बाद में अग्न्याशय देखेंगे आप। अग्न्याशय से निकलता है अग्न्याशयी रस निकलेगा। ठीक है, अब अग्न्याशयी रस क्या करेगा? अच्छे से पाचन करेगा और अग्न्याशयी रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। पूर्ण पाचक रस कहते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। पूर्ण पाचक रस किसे कहते हैं? तो अग्न्याशयी रस को कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या क्या पाया जाता है? इसमें ट्रिप्सिन पाया जाता है। इसमें ट्रिप्सिन हो गया, लाइपेज हो गया, एमाइलेज हो गया। ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज। इसको आप अच्छे से जान लीजिएगा। ये
प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है, और ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, और यह वसा का पाचन करता है। आप घबराइए नहीं, हम आपको बता रहे हैं, अब आप समझिए इसको। चूंकि अग्न्याशय से निकला अग्न्याशयी रस, पूर्ण पाचक रस उसको क्यों कहते हैं? क्योंकि यह प्रोटीन को भी पचा दे रहा है, कार्बोहाइड्रेट को भी पचा दे रहा है, और वसा को भी पचा दे रहा है। इसीलिए कहते हैं कि छोटी आंत में जितना कुछ बचा कुचा पदार्थ होता है सब कुछ पच जाता है। ठीक है, सब कुछ पच जाता है, और पचने के बाद पाचन की क्रिया यहीं पे संपन्न हो जाती है, पाचन की क्रिया यहीं पर संपन्न हो जाती है। तो आप इस दोनों को भूल सकते हैं, इन दोनों को भूल सकते हैं, लेकिन ट्रिप्सिन को आप याद रखना है कि ट्रिप्सिन कहाँ से निकलता है। तो ट्रिप्सिन अग्न्याशय से निकलता है, प्रोटीन का पाचन करता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं, जब छोटी आंत में भोजन पच जाता है तो छोटी आंत में ऐसे छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे पदार्थ लगे होते हैं जिसमें हमारे रक्त कोशिकाएं जुड़ी होती हैं, और यहीं पर क्या होता है? यहीं पर अवशोषण होता है, पदार्थों का अवशोषण प्रारंभ हो जाता है। अवशोषण यानी जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा का पाचन हो गया, अब यहीं से पूरे शरीर में सप्लाई होने लगता है। और सप्लाई कौन करता है? हमारी रक्त कोशिकाएं सप्लाई करती हैं। किसका? जितने पदार्थों का निर्माण हो रहा है। ठीक है, अब ये पदार्थ शरीर में पहुंच रहे हैं, अब वो तो आगे की बात है, उस पर हम नहीं जाने वाले हैं। लेकिन आपने देखा कि छोटी आंत में पाचन की क्रिया पूर्ण हो गई, यहाँ पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। आप इस पॉइंट को नोट करिएगा, कई बार प्रश्न पूछ चुका है कि पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण हो जाती है? तो छोटी आंत में पूर्ण हो जाती है। ठीक है, इतना आपने देखा। एक प्रश्न, एक बात आप ये बताइए, हम आपको वर्क दे रहे हैं कि छोटी आंत की लंबाई हमने आपको बताया है 22 फीट होती है, बड़ी आंत की लंबाई 5 फीट होती है। फिर भी छोटी आंत को, उसका नाम छोटी आंत क्यों है जबकि उसकी लंबाई 22 फीट है? फिर भी छोटी आंत उसको क्यों कहा जाता है? ये हमें कमेंट्स करके आप बताइएगा। ठीक है, कमेंट्स करके आप बताइएगा, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो कहने का मतलब, छोटी आंत में पाचन पूर्ण हो गया, यहीं पर अवशोषण होता है पदार्थों का, और उसके पश्चात अवशोषित पदार्थ हम यही लिख देते हैं बड़ी आंत में पाचन। इसको मिटा दे रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं। अब लिखते हैं बड़ी आंत में पाचन, बड़ी आंत में पाचन। ठीक है, अब देखिए बड़ी आंत में पाचन, यहाँ पाचन नहीं होता, पाचन नहीं होता है। यहाँ अवशिष्ट पदार्थ, अवशिष्ट यानी अपशिष्ट कह लेते हैं, अपच, अपच जो पचा न हो, अपच पदार्थ, अपच पदार्थ यहाँ आता है, यहाँ आता है। ठीक है, अब यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। अब ये क्या करेगा? जैसे आटे से चोकर निकाल दिया जाता है, आटा खा लिया जाता है, वैसे समझ लीजिए ये चोकर है। अब इसको बाहर निकाला जाएगा। अब ये हो गया। अब क्या करेगा? छोटी आंत से जो पदार्थ होता है वो बड़ी आंत में आ गया। अब यहीं पर जो जल होता है, जो शराब होती है, जितने भी चीज़ें होती हैं उनको भी सोखा जाता है। तो बड़ी आंत उनको सोख सोख के पेशाब के रास्ते से पानी बाहर निकालती है और मल को गाढ़ा कर देती है, मल को गाढ़ा कर देती है। इसीलिए कहते हैं कि समय पे जरूर, दिन में जैसे भी आपका समय हो, टाइमली बाथरूम अवश्य जाना चाहिए, नहीं तो सबको कब्ज की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वहाँ पर तरल पदार्थों को अवशोषित करने की कला बड़ी आंत के पास होती है। ठीक है, अब बड़ी आंत में आ जाएगा और मलाशय में एकत्र हो जाएगा, मलाशय में एकत्र हो जाएगा और समय के अनुसार बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, बाहर निकल जाएगा। यानी अब आ करके हमारी पूरी
जो हमने रोटी का टुकड़ा मुख में खाया था उसकी फाइनली कहानी यही है। एक छोटा सा रोटी का टुकड़ा खाया और उसके पीछे का इतना बवाल हम लोगों को पढ़ना पड़ा। ठीक है, तो ठीक है, पढ़ना पड़ा तो कोई बात नहीं है, कम से कम ये तो क्लियर हो गया कि रोटी का टुकड़ा हमारा काहे कैसे पचता है और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है पाचन की क्रिया में। तो पाचन की क्रिया दोस्तों हमें विश्वास है अगर आप अच्छे से समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। हमने प्रयास किया है कि आपको अच्छे से समझाएं। तो दोस्तों हमारा प्रयास फिर से कहेंगे, अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें और जम के पढ़ाई करें, समर्पण भाव से पढ़ाई करें। बस दिखाने के लिए नहीं कि वो मम्मी आ रही पापा आ रहे हैं तो मोबाइल खोल लिया या किताब खोल के पढ़ना शुरू कर दिए। ईमानदारी से पढ़ेंगे मित्रों दोस्तों तो एक दिन आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आप कहाँ थे और कहाँ पहुँच गए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।